साथियों का सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आशा है कि उनकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, बेहतर चल रही होगी, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा प्रयास मेरी तरफ से, और मैं आज ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूं जो आपने पढ़ा तो है, आपको पूरा ज्ञान भी है, लेकिन जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाह, सर जी ने क्या बताया, क्या नई चीज बताया जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए, यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ, और सीटेट एग्जाम में जो हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, उनमें से जो सामान्य हिंदी पढ़ना होता है, सामान्य हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक है व्याकरण और दूसरा है साहित्य। एक व्याकरण है और दूसरा है साहित्य। तो आज हम इस वीडियो में व्याकरण विषय पर, व्याकरण पर चर्चा करेंगे, और व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्णमाला। देखिए, जितने भी साथी हमारे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है, और हिंदी की जानकारी भी बहुत है आपको। लेकिन आज के इस वीडियो को आप देखेंगे तो देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, कुछ नया सीखने को मिला। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको एक नई चीज मिलेगी जो आपके लिए एग्जाम के लिए, यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए, ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला, यानी जो वर्णमाला है उस पर हम चर्चा करेंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, जो हिंदी वर्णमाला है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एक माला जो होती है, चाहे वो फूलों की माला हो, चाहे वो मोतियों की माला हो, माला जो बनाई जाती है, फूलों की माला बनाई जाती है, तो उसमें कितने सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के फूलों को उसमें पिरोया जाता है धागे में, और एक सुंदर सी माला बना करके तैयार की जाती है। कितना खूबसूरत लगती है वो माला जब उसमें कई प्रकार के फूलों को उसमें पिरोया जाता है, एक धागे में पिरोया जाता है। उसी प्रकार से मोतियों की जो माला होती है, उन मोतियों को उस धागे में एक व्यवस्थित क्रम में जो है पिरोया जाता है, तब वो एक माला बन करके तैयार होती है। तो आज हम बात करेंगे कि वर्णमाला क्या है। जो हिंदी वर्णमाला है वो क्या है। हिंदी वर्णमाला यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ण हैं, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। वर्णमाला है यानी जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। यानी जो वर्ण होते हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाता है और एक हिंदी वर्णमाला बनकर के
तैयार हो जाती है। अब बात आती है कि वर्ण क्या है। वर्ण, क्योंकि यहाँ लिखा वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है, तो अब यहाँ पर बात आ गई कि वर्ण क्या है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण है क्या, क्योंकि पेपर में आ जाता है कि वर्ण है क्या। तो वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है, 52 वर्ण होते हैं। और जो देवनागरी लिपि में लिखे गए होते हैं, देवनागरी लिपि में लिखे गए होते हैं, यानी वर्णों की संख्या 52 होती है और देवनागरी लिपि में लिखे गए होते हैं। और वर्ण है क्या, अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण है क्या, वर्ण यानी जिसके खंड ना किए जा सकते हो, जिसके खंड ना किए जा सकते हो, जिसके खंड ना किए जा सकते हो, वर्ण कहलाता है। यानी जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, यानी उसको अक्षर भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। जिसके खंड ना किए जा सकते हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो, जिसको तोड़ा ना जा सकता हो, उसे वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण है क्या कि जिसके खंड ना किए जा सकते हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो, जिसको तोड़ा ना जा सकता हो, वो खंड कहलाता है, सॉरी वो वर्ण कहलाता है। जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो, जिसके खंड ना किए जा सकते हो, जिसको तोड़ा ना जा सकता हो, वो वर्ण कहलाता है। वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। और वो देवनागरी लिपि में लिखे होते हैं, जो वर्ण होते हैं देवनागरी लिपि में लिखे होते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण क्या है कि जिसके खंड ना किए जा सकते हो, जिसको तोड़ा ना जा सकता हो, जिसको तोड़ा ना जा सकता हो, खंड कहलाता है। जिसको अलग न किया जा सकता हो, जिसके टुकड़े न किया जा सकते हो, जिसके टुकड़े न किए जा सकते हो, वो खंड कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। जिसके खंड न किए जा सकते हो वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। लेकिन एक चीज, एक बात यहां पर और आती है कि वर्ण और ध्वनि, वर्ण और ध्वनि क्या दोनों एक ही हैं? जी हाँ, दोनों एक ही हैं, लेकिन हम वर्ण क्यों कहते हैं और ध्वनि क्यों कहते हैं? यानी यहाँ पर वर्ण और ध्वनि बात आती है कि क्या ये दोनों एक ही हैं? तो जी हाँ, दोनों एक ही हैं, लेकिन हम इनको वर्ण और ध्वनि क्यों कहते हैं, यानी वर्ण क्यों कहते हैं और ध्वनि क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर हमें समझ लेना है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जो लिखित इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। और मौखिक इकाई, जो मौखिक इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है और लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। तो इस प्रकार से हमारी समझ में आ गया होगा कि वर्ण है क्या, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। यानी वर्ण 52 होते हैं, वर्णों की संख्या 52 होती है। जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52 होती है, जो देवनागरी लिपि में लिखे होते हैं, देवनागरी लिपि में लिखे होते हैं। अब बात आती है कि वर्ण क्या है, तो जिसके खंड ना किए जा सकते हो वर्ण कहलाता है। जिसके खंड ना किए जा सकते हो वर्ण कहलाता है। जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो खंड कहलाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। लेकिन
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है और मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, यानी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है और मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे वर्ण, जो अभी आपने वर्ण पढ़ा, वर्ण के भेद बहुत ही, आप जो है, आपसे एक निवेदन भी है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ सर ने कुछ इसमें नया बताया, क्योंकि लगभग सभी साथियों को हिंदी वर्णमाला की जानकारी है, सभी को होती है, लेकिन जितनी बार भी आप जो है देखेंगे या पढ़ेंगे तो एक नई जानकारी आपको मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं कि वर्ण भेद, यानी वर्ण के भेद क्या है, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं, वर्ण के भेद पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जो वर्ण के भेद हैं, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, यानी वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब बात आती है कि स्वर क्या है। स्वर की संख्या होती है 11। स्वर की संख्या होती है 11 स्वर होते हैं। अब स्वर कहते किसे हैं, यानी स्वर किसे कहते हैं, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वे होते हैं, यानी उन ध्वनियों को जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोली जाती हैं, या वे ध्वनियां जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोली जाती हैं, वो स्वर कहलाती हैं। यानी उन ध्वनियों को जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती है, यानी उन ध्वनियों को जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती हैं, स्वर कहलाती है। यानी उन ध्वनियों को, यानी स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं, उन ध्वनियों को जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती हैं, स्वर कहलाती है। और व्यंजन क्या है, व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं, वे ध्वनियां जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती है। यानी वे ध्वनियां जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती हैं, वे व्यंजन कहलाती हैं। और वे ध्वनियां जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से, वे ध्वनियां उन ध्वनियों को जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती हैं, स्वर कहलाती हैं। और वे ध्वनियां जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती हैं, वे व्यंजन कहलाती हैं। और जैसे जो यहाँ पर स्वर है, स्वर जैसे यहाँ पर आ, ई, उ,
ए आई ओ औ। देखिए यहां पर जो है उन ध्वनियों को जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती हैं स्वर कहलाती हैं, और इनकी संख्या क्या है? लिखने के आधार पर इनकी संख्या 10 होती है। लिखने के आधार पर इनकी संख्या 10 होती है, और उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। यानी लिखने के आधार पर इनकी संख्या 10 होती है और उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 11 होती है। यानी ये जो 10 वर्ण हैं ये स्वर कहलाते हैं, और जो री अक्षर है री, ये उच्चारण के आधार पर इसको 11 माना गया है। तो इस प्रकार से स्वर 11 होते हैं उन ध्वनियों को जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती हैं, यानी जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाती है। जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये स्वरों की संख्या 11 है। यानी लिखने के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो 10 है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। अब इसके बाद में हम जो है पढ़ेंगे स्वर के प्रकार, यानी स्वर किसे कहते हैं ये हमने समझ लिया। और अब हम पढ़ेंगे कि स्वर के प्रकार, यानी स्वर के कितने प्रकार हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं, स्वर के प्रकार हम पढ़ेंगे। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। देखिए स्वर के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। स्वर के प्रकार 3 होते हैं। स्वर के प्रकार 3 होते हैं। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर, लुप्त स्वर। ये 3 हैं स्वर के प्रकार, यानी स्वर के भेद, स्वर के प्रकार 3 हैं। अब देखिए ये जो ह्रस्व स्वर है, ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और प्लुप्त स्वर कौन कौन से हैं, इस पर हम थोड़ी दृष्टि डालेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे कि ह्रस्व स्वर यानी जो है एक मात्रिक स्वर, यानी एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, या इसको कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में यानी ह्रस्व स्वर से कुछ थोड़ा समय ज्यादा लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी एक मात्रिक स्वर होते हैं, कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये जो दीर्घ स्वर होते हैं द्विमात्रिक स्वर होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं और इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुप्त स्वर क्या है? प्लुप्त स्वर, इसमें जो है दोनों से ज्यादा,
दोनों से ज्यादा समय लगता है, इनको कह सकते हैं त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर यानी दोनों से ज्यादा समय इसमें लगता है, ये त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा का समय इनके उच्चारण में लगता है, तो ये जो है प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, ये 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4। जो ह्रस्व स्वर है इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनको जो है मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। पेपर में प्रश्न आ जाता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं या मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जो एकमात्रिक स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। अब बात आती है दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वो द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है, इनकी संख्या 7 है। ये द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है यानी ह्रस्व स्वर से ज्यादा का समय लगता है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। यानी प्रश्न आता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। उसके बाद में प्लुप्त स्वर क्या है? प्लुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं, यानी प्लुप्त स्वर के जो प्लुप्त स्वर होते हैं इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी दोनों से ज्यादा समय लगता है। यानी कोई ऐसे रो रहा है, रोने की आवाज जो उसकी होती है, तो वहां पर जो है प्लुप्त स्वर होता है। या कोई बात आ जाती है तो कहते हैं बाप रे, तो इस तरह अगर जो है ज्यादा का समय निकलता है, उच्चारण करने में ज्यादा समय निकलता है, तो वहां पर जो है प्लुप्त स्वर होता है, प्लुप्त स्वर होता है। तो इस प्रकार से ये जो स्वर के प्रकार हैं, यानी स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। इसके बाद में हम जो है चर्चा करेंगे, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे जो स्वर होते हैं, ये कई आधार पर जो है इनका विभाजन किया गया है। यानी अब जो है जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन, जो जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन है, जीभ के आधार पर कितने प्रकार के स्वर माने गए हैं, स्वर बताए गए हैं, तो जीभ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। जीभ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, अग्रस्वर। जीभ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये जीभ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। अग्रस्वर कौन कौन से हैं? अग्रस्वर जैसे ई, ए, ऐ, यानी जो मुख के अग्रभाग से बोले जाते हैं, जो मुख के अग्रभाग से बोले जाते हैं, वो अग्रस्वर कहलाते हैं। मुख के अग्रभाग से बोले जाते हैं, वो अग्रस्वर कहलाते हैं। और जो मध्य भाग से बोला जाता है, मुख के मध्य भाग से बोला जाता है आ, तो ये मध्य स्वर कहलाता है। और जो पश्च स्वर होते हैं, पश्च स्वर, ये पश्च यानी मुख के
पिछले भाग से बोले जाते हैं आ, उसके बाद में ऊ, फिर बड़ा ऊ और ओ, आओ। ये 5 है, इनकी संख्या कितनी है? 5 है। यानी जो है ये पश्च स्वर कहलाते हैं, यानी मुख के पिछले भाग से बोले जाते हैं ये पश्च स्वर कहलाते हैं। जो अग्र भाग से बोले जाते हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं, और जो मुख के मध्य भाग से बोले जाते हैं वो जो है मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य भाग से बोले जाते हैं मध्य स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में स्वरों के और प्रकार बताए गए हैं जो उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के आधार पर बताए गए। तो स्वरों के जो प्रकार हैं ये उच्चारण के आधार पर बताए गए। तो ये 4 प्रकार के बताए गए, 4 प्रकार के स्वर बताए गए, जिनको समृत स्वर, समृत स्वर और अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। यानी समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। देखिए समृत स्वर क्या है? समृत स्वर कौन कौन से हैं? समृत स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बंद रहता है, जिनके उच्चारण में मुंह पूरा नहीं खुलता है, वो समृत स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में मुंह नहीं खुलता है, मुंह बंद रहता है, वो समृत स्वर कहलाते हैं। समृत स्वर कहलाते हैं जैसे ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ। ये 4 स्वर हैं, 4 स्वर हैं जिनके उच्चारण में जो है मुंह बंद रहता है, तो ये समृत स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में मुंह बंद रहता है वो समृत स्वर कहलाते हैं। और जो अर्ध समृत स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह थोड़ा खुलता है, मुंह थोड़ा खुलता है, जैसे ए और ओ, ए और ओ, इनके उच्चारण में मुंह थोड़ा सा खुलता है, ये अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं। और जो विवृत स्वर होते हैं, विवृत स्वर जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, पूरा खुलता है, बड़ा सा, आ, का, यानी कहने का मतलब जो है जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है वो विवृत स्वर कहलाते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं। और जिनके उच्चारण में जो मुंह है कम खुलता है, आधा खुलता है लेकिन तेजी से खुलता है, तो वो अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। ए यानी आए और ओ, आए और औ, ये अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उच्चारण के आधार पर समृत स्वर ई, ऊ 4 होते हैं। समृत स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में मुंह बंद रहता है, जिनके उच्चारण में मुंह बंद रहता है समृत स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में मुंह आधा खुलता है वो अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, बड़ा सा, आ, तो वो विवृत स्वर कहलाते हैं। और जिनके उच्चारण में मुंह खुलता है, आधा खुलता है लेकिन आवाज जोर की होती है, वो अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारे चैनल पर नए नए वीडियो देखने हैं इसी तरह के और परीक्षा की तैयारी के लिए, तो हमारे चैनल को सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।